अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़बरें इकट्ठी हो गई हैं और स्टार्ट करेंगे इधर से कि जो एफआईए है, जो इदारा है, उसने अपने अपने ही रैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इंक्रिमिनेट किया है, जो डंकी के प्रोसेस के अंदर ग्रीस, इटली वगैरह बज़रिए समंदर लोगों को जो इल्लीगली ह्यूमन ट्रैफ़िक करने के कारोबार में हमारी स्टेट अपैरेटस शामिल था। ये एक बहुत वेलकम कदम है मेरे ख्याल में कि खुद एहतसाबी के लिए एक अच्छी मिसाल है कि एफआईए खुद अपने महकमे के अंदर सफाई कर रहा है। लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक के मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह से सरकार इन्वॉल्व रही है, और कि लोग इतना ज़्यादा टॉर्मेंटेड क्यों हैं या इतना परेशान क्यों हैं कि वो इतनी जान मतलब जान को ख़तरे में डालने वाले अजियत वाले प्रोसेस से गुजर के पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। तो ज़रा एनालाइज करते हैं इसकी डिटेल्स को। एफआईए के डायरेक्टर जनरल जो हैं इसाक जहांगीर, उन्होंने एक डिपार्टमेंटल वाइड हेयरिंग कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 49 ऑफिशियल्स को जो कि अपने महकमे की हैं उनको इम्प्लिकेट किया कि वो जो बोट रिलेटेड डंकी के इंसिडेंट्स होते हैं जिसके अंदर से लोग पाकिस्तान से बाहर इलीगली स्मगल होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक होते हैं, तो उन 49 में से 35 लोगों को फिर सब्सिक्वेंटली डिसमिस किया गया कि वो ह्यूमन स्मगलर्स के साथ और ट्रैफिकर्स के साथ मिल के काम कर रहे थे। इसके अंदर इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, एएसआईज और हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स भी शामिल थे, यानी कि हर लेयर पे उस महकमे के अंदर ये करप्शन जो थी वो वाजे थी। इसके अलावा एक क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए गए 13 ऑफिशियल्स के खिलाफ, यानी कि जो बड़े अफसरान हैं, कि वो या नेग्लिजेंट थे, अपनी ओहदे के ऊपर ड्यूटी नहीं पूरी तरह कर रहे थे, या कि वो इम्प्लिसिट थे और शामिल थे इसके अंदर। इससे क्या बात सामने आती है, एक के जब वो ग्रीस के अंदर मामला हुआ कि ग्रीस के करीब एक हमारी शिप जो है, एक इलीगल शिप जो है, वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही थी, उसके अंदर से 80 लोग डूब गए जब वो शिप कैप्साइज की, जिनमें से 36 जो है वो रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन बाकी जो है वो प्रिज्यूम्ड डेड माने जाते हैं, यानी कि वो लॉस्ट एट सी हैं। तो ये एक मीडिया हाइप की वजह से एफआईए पे एक प्रेशर आया और उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि डीजी साहब ने पहले क्यों नहीं की इन्वेस्टिगेशन, या पिछले जो डीजी साहब थे उन्होंने क्यों नहीं की, या पहले इस महकमे के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई कि जो पॉइंट ऑफ एग्जिट है जहाँ से लोगों पर ट्रैक रखा जाता है वही अगर साथ शामिल हो जाए, और जिसने हिफाजत करनी और लोगों को मजबूर करना है कि वो मुल्क के अंदर रहें और वो इस तरह के जराइम में ना शामिल हुए और वो इन गैंग्स के हाथों, जो जाहिर बात है गैंग्स होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की तरह आपको नज़र आता है कि जहाँ पुलिस आपको नज़र आती है मुहाफ़िज़ के तौर पे, तो वही पुलिस आपको नज़र आती है कि वो ड्रग्स के ट्रेड में भी शामिल होती है। आप इसमें कोई, अगर मुझे कोई फैक्ट चेक करना चाहे तो आप अपने करीब के मोहल्ले में चले जाएं और वहाँ से आप जो कोई चर्च पाउडर वगैरह बेचने वाला आदमी उनसे खुद पूछ लीजिएगा, बल्कि आपको उनके गिर्द हमेशा कोई पुलिस की मोबाइल वैन भी नज़र आएगी कि उनके साथ कोई दोस्ती और सलाम दुआ उनकी होती है। तो ये कोई अनहोनी नहीं है कि महकमे जो हैं वो जिस काम के लिए बनाए जाते हैं उसी की काम की करप्शन में शामिल हो जाएं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि एक्चुअल क्रैकडाउन हुआ है और अब ये सिस्टेमिक चेंज की तरफ जाना चाहिए, रादर दैन के एक जो मसनूई हमारा टिपिकल होता है कि इतने डिसमिस कर दिए, इतने फायर कर दिए, इतने मुअत्तल कर दिए और इतनों के हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए मल्टीपल लेयर्स पे कि एक तो लोग क्यों मजबूर होते जाने पे, दूसरा अगर वो मजबूर होते जाने पे तो वो ये इलीगल रास्ते क्यों इख्तियार करते हैं। इसके अंदर फॉरेन ऑफिस के फेलियर्स हैं कि हम वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सिक्योर कर पाते मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छी, ये अगेन ये डिप्लोमेसी की, कारोबार की ताल्लुकात की बात है। और लोग को ये इलीगल रास्ता क्यों इख्तियार करना पड़ता है? क्या हमारी एचएससी या जो हमारी एजुकेशन कमीशन हैं या कोई हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं ट्रेनिंग के, उनकी डिग्रीज, उनके जो ठप्पे हैं, उनकी सनदें हैं, वो इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं है? इलीगल रास्ता ही क्यों लोग इख्तियार करते हैं? बिकॉज ये कुछ बकदरे चीपर नहीं होता, बल्कि ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर मिसाल क्या आती है कि कितने पैसे खर्च करके फैमिलीज जाती हैं। एक पर्टिकुलर केस है जो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आया है कि एक फैमिली ने स्मगलर को 17 लाख रुपए दिए कि उनके बच्चे को इटली पहुंचाया जाए, यानी इटली में वो इलीगल होगा, वो उसके पास कागजात नहीं मुनासिब होंगे, जो भी वो जॉब करेगा वो मिनिमम वेज के अंडर होगी क्योंकि वो अंडर द टेबल कैश जॉब करेगा ना वहाँ पे, जिसकी वजह से उसको मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ेंगी। वहाँ पे वो कोई रेंटल एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता, यानी कि उसको फ्लैट या क्वार्टर भी जो मिलेगा वो भी किसी दुकान की या किसी फैक्ट्री के खुड में मिलेगा, या वो होमलेस रहेगा वहाँ पे अगर वो बेगिंग वगैरह या स्ट्रीट वेंडरिंग या स्ट्रीट हॉकिंग या स्ट्रीट क्राइम में शामिल हो जाए। तो बेसिकली एक इलीगल एलियन जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर, उसके लिए कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार करना, मिसाल तौर पर उसकी जेब कट जाती है वहाँ पे, उसका वहाँ मोबाइल स्नैच हो जाता है, उसकी डॉक्यूमेंट्स जो है पासपोर्ट वगैरह वो चोरी हो जाते हैं, तो उसके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं होता, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाए तो बेसिकली वो डिपोर्ट हो जाएगा वहाँ से, जिस मकसद के लिए वो इतने पैसे खर्च करके, इतना तरद्दुद करके आया। तो एक ये पहलू है सोचने वाला कि इतना मुश्किल सफ़र
कंटेनरों के अंदर घुस के, कश्तियों के अंदर घुस के, जहाँ डूब जाने का, सफोकेट करके मर जाने का, इन्फेक्शन से मर जाने का पूरा एक पूरी पोटेंशियल होती है। उसके अलावा आप थ्रू आउट द वे आप मरूने मिन्नत होते हैं अपने स्मगलर्स के। वो कहीं बार लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट भी करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, फिजिकली असॉल्ट करते हैं, वर्बली अब्यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इतने हफ्ते दिन लगा के वहाँ पहुँच जाएं उस मुल्क के अंदर, तो वहाँ आप लीगली ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सिम कार्ड नहीं इशू करवा सकते, आप रेंट अग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्चुअल किसी जॉब ऑब्लिगेशन में नहीं आ सकते। तो एक थ्रू आउट द चेन आपके पास इतने एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते हैं। अब उसके अंदर एक एफआईए भी अगर एक मजीद एक्सप्लॉयटर के तौर पे बैठ जाए तो क्या हो गया। नहीं, लेकिन ये एक खुशाइन स्टेप है एफआईए की तरफ से मेरे ख्याल में। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है और उन हर स्टेज पे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये स्ट्रक्चरल करप्शन क्यों एग्जिस्ट करती है, स्ट्रक्चरल डेग्रेडेशन क्यों एग्जिस्ट करती है एफआईए जैसे महकमे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। सबसिक्वेंटली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के क्या फेलियर्स हैं, क्योंकि वो जॉब्स नहीं सिक्योर करके देती लोगों को। तो वीज़ा एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं दुनिया के ममालिक के साथ, अगर आप उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, यही चीज़ें सिक्योर की जाती हैं। ट्रेड रिलेशंस, वीज़ाज वगैरह वगैरह, ईजी एंट्री, एक्सेस एयरपोर्ट्स के ऊपर। एक ये लेवल ऑफ फेलियर है। फिर हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक फेलियर है कि ये लोग क्यों मजबूर होते हैं कि ये अपने मुल्क को छोड़ के किसी और के मुल्क जाएं और वहाँ मजदूरी करें, वो भी अंडर द टेबल, और मल्टीपल जॉब्स करें लीगली। एक्सप्लॉयटेशन की जहाँ तक बात है, इस ज़मन में एक और बात कर दूँ, कोई भाई बहन सुन रहा हो, कोई सोच रहा हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसमें एक और केस भी सामने आया एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के अंडर कि यूएई में कुछ लड़कियों को भिजवाया गया था मजदूरी के चक्कर में, इसी तरह एक स्मगलर के थ्रू। तो वहाँ पे जाके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप एक इलीगल एलियन होते हैं, आप ना ज़ुबान बोलते हैं इलाके की, ना आप वहाँ किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, उन बच्चियों को फिर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया और एक प्रोस्टिट्यूशन के रिंग में उनको डाल दिया गया और उनकी जिस्म को एक्सप्लॉइट किया गया इस तरीके में, मजदूरी की लालच दे के। तो ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है और मेरे ख्याल में कि एफआईए का क्रैकडाउन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की हद तक नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने महकमे को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आई। क्या एफआईए के ऑफिसर्स जो हैं वो फाइनेंशियली सॉल्वेंट नहीं होते, उनकी लिक्विडिटी का मसला, उनकी तनख्वाहों का इशू है, उनकी ट्रेनिंग में कोई ख़राबी रह गई है, या इस महकमे को स्टेट के ताकतवर हलकों की तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हो सकी कि लोग अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो ईमानदारी से सरअंजाम दें। जब आप एक महकमे के साथ पंगे लेते हैं, यानी कि आप उससे वो काम करवाते हैं जो उसका काम नहीं होता, तो उस महकमे में करप्शन सेट इन कर जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर वो उनको पता होता है कि कोई महकमे ने अपना काम नहीं करना, उन्होंने सेठ का काम करना है, बॉस का काम करना है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रू है, पब्लिक में भी ट्रू है, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अपनी अपनी कंपनीज में या जॉब्स पे। अब आते हैं उन वजूहात के ऊपर जहाँ से लोग मजबूर होते हैं। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि लोग गुर्बत की वजह से मजबूर नहीं होते, लोग डिस्पैरिटी की वजह से मजबूर होते हैं, कि जो फ़र्क है गरीब और अमीर के अंदर उसकी वजह से मजबूर होते हैं। यानी कई सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी ये बात बताते हैं कि लोग गुर्बत से परेशान कम होते हैं, ज़्यादा डिस्पैरिटी से परेशान होते हैं, कि जहाँ पे उनको नज़र आता है कि कुछ हैव नॉट्स हैं और कुछ हैव्स हैं, और वो सब अक्सर अवाम जो हैं वो हैव नॉट्स के अंदर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों से इनका ताल्लुक नहीं होता है, मटेरियल रिसोर्सेज से इसका ताल्लुक इससे भी होता है कि आपको एक्सेस टू जस्टिस मिलता है कि नहीं, कोई सोशल जस्टिस का निज़ाम है आपके मुल्क में कि नहीं, क्या आप एक सिविक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे आप और एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी वो बराबर के शहरी होते हैं। इसके लिए मेक श्योर करती है हमारी पुलिस के लोग सेफ महसूस करें अपने शहरों में, ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर जो कि सबसे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव शहर है हमारे पूरे मुल्क का, एक पोर्ट सिटी है, एक वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस था एक ज़माने के अंदर। अब वो पॉलिटिकल फैक्शंस और एथनिक फैक्शंस की स्ट्रीट क्राइम और वायलेंस के दरमियान दबाव है, और उसके ऊपर एक साया है हमारे स्टेट मिलिट्री अपरेटस का कि उन्हें हर कारोबार के हर हिस्से में से कुछ अपना वो टका पंजा मारना है।
उस सारी सूरत हाल के अंदर नजर आता है कि डीआईजी साहब जो हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स के डीआईजी अफसर महेसर साहब जो हैं, इनके साहिबजादे अशर अफजर साहब ने दोबारा एक कारनामा कर दिया। अब आप कहेंगे मैं दोबारा क्यों कह रहा हूँ? दोबारा इसलिए क्योंकि इनकी एक पूरी लेगेसी है साल 2 साल की, जहाँ ये लगातारता के तौर पे वायरल होते हैं। टिकटॉक स्टार हैं छोटे मोटे, ये टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम्स वगैरह लगाते हैं अपनी। इसमें कभी कभी ये असलहा फ्लैश कर रहे होते हैं, कभी गाड़ी को ओवर स्पीड कर रहे होते हैं, कभी हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। और जब पहले भी इन पर तनकीद की गई थी कि यार आप डीआईजी के बेटे हैं और आप ये हरकतें कर रहे हैं शहर के अंदर, तो इनके वालिद ने इनका दिफा किया था। अब ऐसे पापा किसी के हों तो मेरे ख्याल में बच्चा ऐसा ही आगे जाके कारनामे करेगा। अशर अफजर साहब ने क्या किया रिसेंटली, उन्होंने न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के अंदर ड्रंक होके, बताया जा रहा है ज़रा के मुताबिक, और जो वीडियो भी सामने है उसके अंदर थोड़ा सा वाजे हो रहा है कि ये आदमी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस है किसी ड्रग या अल्कोहल के। उन्होंने एक मासूम बच्ची को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया। अल्लाह का फजल है कि वो बच्ची जहाँ भाग नहीं हुई, वो अस्पताल में है। ऑब्वियसली वो क्रिटिकल केयर के अंदर है अभी, और दुआ गो है कि वो सेहतयाब होंगी जल्द से जल्द और उनको इंसाफ मिलेगा ऐसी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह। जो वो वाक़या है ना, वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि गाड़ी लग जाती है लोगों से, लोग ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, लोग शराब भी पीते हैं। ऐसी दुनिया के अंदर ये होता है। हम हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे इंसान ही करते हैं ये काम। जो रिस्पॉन्स में फ़र्क है ना, वो डिफरेंस मेक करता है बिटवीन डीआईजी का बेटा और मैं और आप। फ़र्क ये है कि डीआईजी के बेटे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके गनमैन ने, 2 गनमैन थे उनके साथ, जब लोग एक क्राउड इकट्ठा हो गया, जिस तरह का होता है कोई वाक़या हो जाता है, लोग रबर नेकिंग करते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, एक झूम इकट्ठा हो जाता है, लोग मदद करना चाह रहे होते हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। जब वो मजमा इकट्ठा हुआ तो बताया जा रहा है कि उनके दोनों गनमैन ने ओपन फायर किया, हवाई किस्म का, लोगों की तरफ नहीं, हवाई फायर किया ताकि लोग डिस्पर्स कर जाएं। यानी कि वो बदमाशी एंड तक उनके अंदर कायम थी, कि जबकि उनको वो खौफ भी ना आया कि मैंने एक बच्ची को गाड़ी के नीचे दे दिया। फिर ज़ाहिर बात है इस तरह की तरबियत उनको घर के अंदर ही मिल रही है कि वालिद साहब उनको कह रहे हैं कि जा पुत्र, ऑब्वियसली पंजाबी में नहीं कहते होंगे, मुझे नहीं पता ये पंजाबी, लेकिन जा पुत्र, ऐशी कर तू डीआईजी के पुत्र है। तो वो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है ना, वो वालिद साहब की तरफ से नज़र आता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरे ख्याल में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी मुल्क में शाहजेब कत्ल केस हुआ था, इसी मुल्क के अंदर ज़ाहिर जाफ़र वाला केस आज तक लटका हुआ है, इसी मुल्क के अंदर ख़वातीन मोलेस्ट होती हैं, इसी मुल्क के अंदर बच्चियाँ हरास होती हैं, इसी मुल्क के अंदर मुलाजमीन पर तशद्दुद होता है, इसी मुल्क के ऊपर लोग रेगुलरली सड़कों के नीचे आते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले हमने लिबर्टी में एक प्रोटेस्ट भी कवर किया था, जहाँ लम्स के एक बहुत ब्राइट प्यारे स्टूडेंट को एक इसी तरह यंग अंडर एज ड्राइवर्स ने नई गाड़ी निकाली, और फुल सीसीटीवी फुटेज के ऊपर सारा मामला चला था। सब पूरे मुल्क ने देखा, बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ ने देखा होगा, अब सारे एक्सपर्ट्स ने देखा होगा पाकिस्तान के, लेकिन आज तक वो केस रिजॉल्व नहीं हुआ। जो कातिल हैं वो आज तक वो केस के उसमें चल रहे हैं कि अच्छा देखेंगे जी, करेंगे तो वैसे कर लें, सुलह कर लें तो ये कर लें। तो कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फुली समझते हैं कि जब आप मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं और पीछे से 2 गनमैन वाले डाले आते हैं और वो बत्तियां चलाते हैं कि हटो हटो हटो, साइड पे हटो। कराची के अंदर तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हद तक प्रोटोकॉल कल्चर चलता है। तो यही कॉन्टेक्स्ट है उसका, कि एक पावर है स्टेट के पास, और स्टेट के जो एहलकार हैं उनके बच्चे तक अब्यूज़ करते हैं, उनकी बेगमात, कोई कहता है मैं कर्नल की बीवी हूँ, कोई कहता है मैं डीआईजी का बेटा हूँ। ये सारे ये मतलब मशहूर मीम्स बन चुके हैं अब मुल्क के अंदर। कर्नल की बीवी, सलमान साहब, कर्नल की बीवी से मीम, हाँ सबको पता है कर्नल की बीवी का, राइट? तो वहाँ भी हंस रही है। तो ये इस मुल्क की हकीकत है। एंड जो टू द अर्लियर पॉइंट, बाय द वे, आई थिंक कि लोग भागते इसलिए नहीं सिर्फ वो गरीब है, आई थिंक वो जेन्युइनली भागते हैं बिकॉज आई मीन सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं लोगों को। लेकिन परवेज़ हुदबॉय साहब के मुताबिक जो है लोग लिबिडनल एडवेंचर्स के लिए भागते हैं। आपको पता है ये बात? परवेज़ हुदबॉय साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, एक कॉलम लिखा था, थिंक पीस ऑप-एड, कि लोग एक्चुअली ये गरीब नहीं हैं और ये कोई डिस्ट्रॉट नहीं है और इनको सोशल जस्टिस वगैरह के मसाइल नहीं है, ये बड़े ख्वाब यूरोप के इसलिए नहीं देखते को वो बड़ी बेहतर लिविंग है। एक्चुअली ये गोरी औरतों से बहुत मुतासर होते हैं और ये गोरी चमड़ी देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि वो बड़ी ओपन और सेक्शुअल सोसाइटी और हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड और मतलब जैसे ना, मतलब एक बड़ी कॉन्स्टिपेटेड सोसाइटी है। और वो लफ्ज़ उन्होंने ये मुरक्कब अल्फाज जो वहाँ डाला था, बड़ा लिबिडनल एडवेंचर्स यानी ये उन्होंने क्लास में पढ़ाया था आपको? सुभान अल्लाह। उन्होंने माइग्रेशन, ये देखे ना, ये एक वो ना एको चेम्बर ऑफ एकेडमिक्स एंड एकेडीम एंड इंटेलिजेंसिया है, खुद फाट करते हैं, खुद ही स्मेल करते हैं, कहते हैं वाह सर आप इसमें तो संदल की और सैफरॉन की और सर इसमें ऊद के नोट्स नज़र आ रहे हैं मुझे तो सर, मतलब एक डिलूजनल पैराडाइज के अंदर ये सब रह रहे हैं। भाई लोग गरीब हैं,
एक मिडिल क्लास आदमी जो 10-20 लाख रुपए भी दे के डंकी मारता है ना, उसको भी पता है कि कल को मैंने मेरी मेरी 70 जो है ना, क्योंकि मेरा मेरा जो ना केक लगा रहा था तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे आगे प्राडो वाले ने टच कर दिया, तो मैं उधर 36 मील दूर जाके गिरा था। ये किसी को एक्टिवली सोचने की जरूरत नहीं होती, सब कॉन्शियस के अंदर ये पैसिवली सब ये डिके आ रहा होता है, खा रहा होता है एट योर कॉन्शियस कि यार मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इंसान नहीं हूँ। और वाकई में ये उनका हक है कि वो यूरोप को देखें या किसी और दुनिया के मुल्क को देखें। कोई पाकिस्तानी बच्चा मतलब कोई हमारे ऊपर स्टैंप नहीं लगा होता पाकिस्तान का। और ये एक बहुत ट्रेजिक बात है कि लोगों को इलीगल रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वो है ना, जैसे वो आउट ऑफ द फायर, वो क्या होता है, आउट ऑफ द पॉट एंड इनटू द फायर, मतलब उबलता हुआ जो कड़ाहा है पाकिस्तान का, वो खजूर में अटका, वो अलाउ भी नहीं करता आपको कि एस्केप करो। पासपोर्ट इतना घटिया है कि वो उनको डंकी लगानी पड़ती है। डंकी वालों का मजाक उड़ाना, डंकी वालों पर तनकीद करना, डंकी वाले ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, देखो हमारा नाम बदनाम करते हैं मुल्क में। हम अपना नाम बदनाम करते हैं दुनिया के अंदर। हम डंकी कहीं और से मजबूर नहीं हो रहे लोग, ये इंडिया पाकिस्तान से ही लोग जा रहे हैं। इन मुल्कों को सोचना चाहिए, इंडिया वाले भाई हमारे इतनी बड़ी इकॉनमी के बावजूद आप लोगों का पेट नहीं भर सके। बहरहाल ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है, एक और तरफ निकल जाएगी बात। तो ये डीआईजी वाला वाकया जो है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी यूनिक फिनोमेनन नहीं है। वो होना बिल्कुल नेचुरल है, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी आउट ऑफ द नॉर्म नहीं है। ऐसे ही डीआईजी रिस्पॉन्ड करते होते हैं, ऐसे ही बड़े अफसर रिस्पॉन्ड करते होते हैं, ऐसे ही उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलती है। और आप इंडिविजुअली तौर पर देखें तो सेंस भी बनती है बात के, बंदा कहता है यार मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूं, क्योंकि किसी कानून, किसी प्रिंसिपल, किसी अकायद, किसी नज़रिए को हमारे यहाँ सेक्रेड माना ही नहीं जाता। हमारे यहाँ अभी भी वो कॉलोनियल थिंकिंग है कि अभी हम गोरों से आज़ाद हुए हैं या गोरों की गुलामी के अंदर ही हैं अभी भी, और मैं और मेरे 5, मैं और मेरे 6, यानी हम और मेरी फैमिली, कि मैंने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है पब्लिक सिस्टम से और मैंने मैक्सिमम अपना दिफा करना है। हमारी ये फाइट और फ्लाइट मेंटालिटी आपको अफसरों के अंदर भी नजर आती है, ये सर्वाइवल टाइप मेंटालिटी आपको पॉलिटिशियंस के अंदर भी नजर आती है, जर्नलों के अंदर भी नजर आती है। आम आवाम भी, मैं ऐसे नहीं कहता कि जब इन ओहदों पे आ जाए तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करेगी, वो भी ये कुछ हरकतें करेगी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आम आवाम को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ कि इसके पास कोई 2 पैसे थे, कोई किसी महकमे में था, कोई किसी ओहदे पे था। दुआ करना चाहिए कि अभी भी मौका है, डीआईजी साहब रकम कर सकते हैं तारीख, वो हमें सहाबा की याद दिला सकते हैं, हमें उन माशरों की याद दिला सकते हैं जहाँ पे इंसाफ कायम किया गया हो, जहाँ अपनी औलादों, अपने बापों, रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जो है कानून एक्शन में आ जाए। यूरोपियन माशरों के अंदर भी बाय द वे कानून इस हद तक डिके हो गया, आपने खुद देख लिया। अमेरिका एपेक्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो मानी जाती है किसी सदी में, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने बेटे को प्रेसिडेंशियल पार्डन दिलवा दिया, जबकि वो उसके जो क्राइम्स थे वो बहुत ग्रेव थे, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग अब्यूज़, एक्सटॉर्शन, रिश्वत लेना, एक और दुश्मन मुल्क से, यूक्रेन से, मतलब हर किस्म की तमाशा था उसके अंदर। रशिया से, सॉरी, रिश्वत लेना, हर किस्म का तमाशा था। प्रोस्टिट्यूशन, अंडर-एज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हर चीज़ उसके ऊपर एविडेंस थी। लेकिन सदर ने अपने बेटे को माफ़ी दिलवा दी। तो कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, 40-45 साल का बाबा मर्द है पूरा, वो 50 साल का हो गया बल्कि मेरा ख्याल है, हंटर बाइडन उसका नाम है। तो वो इंसाफ अब दुनिया के ज़्यादा माशरे में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एक फिर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने ये मुल्क बड़े लोग मरवा के लिया है, तो हम यहाँ पे वाकई में एक इंसाफ का, क्योंकि और कुछ नहीं है, कोई दीन और कोई शरीयत, कोई कानून, सिर्फ इंसाफ का नाम है। यानी मुराद इंसाफ इंसानों को चाहिए होता है। तो वो कोई भी निज़ाम कायम कर दे, चाहे वो जितना मर्जी गरीब हो, चाहे वो जितना मर्जी टेक्नोलॉजिकली पस्त हो, उस मुल्क को, उस माशरत को, उस सिविलाइजेशन को दुनिया मानेगी, क्योंकि सिविलाइजेशंस आइडियाज़ की बुनियाद पे फॉर्म होते हैं। बहरहाल ये सब विशफुल थिंकिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बच्चा जो है ना, हमें एक दिन इनबॉक्स करेगा कि आई वुड लाइक टू डू अ पॉडकास्ट। बाय द वे, आपको फन फैक्ट बताता हूँ, वो शाहजेब कत्ल केस में क्या नाम था आदमी का, उसने हमें इनबॉक्स किया हुआ है कि आई वॉन्ट टू डू अ पॉडकास्ट, मैं इनोसेंट हूँ। सो अब मतलब लाइक पाकिस्तान एक डिलूजनल मुल्क है और फ्यूचर में भी यही कुछ होगा, एंड आई एम श्योर अगर हम उसको एंटरटेन करते तो वो हमें कुछ माल पानी भी ऑफर करता। बहरहाल अगर ये लाइबल में आता तो कर दो यार केस, आई डोंट केयर। बट ये है डीआईजी केस। दुआ करना कि आपका बच्चा सड़क पे ना चलता हुआ नजर आए कभी, क्योंकि दूसरा वाला ऐसा ठीक नहीं हो सकता। आपका बच्चा सड़क पे ना नजर आए, मैं तो नहीं सड़क पे जाता। इसके अलावा पीटीआई ने अपनी डिमांड्स रखी हैं नेगोशिएशन के लिए। उसके अंदर क्लियर डिमांड्स हैं काफ़ी। 26 नवंबर के इंसिडेंट के बारे में है, 9 मई के बारे में है, सारे पीटीआई एफिलिएटेड प्रिजनर्स
और इन वाक़यात से मुतल्लिक़ जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बिठाया जाए। 26 नवंबर की जो रात का इंसिडेंट है और 9 मई का इंसिडेंट है, 2 बड़े सानिया हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, एटलीस्ट मॉडर्न तारीख़ के अंदर। और लचक तो मैं नहीं कहूँगा, बट पीटीआई ने ये शो किया कि वो बड़े क्लियर हैं अपनी डिमांड्स के अंदर, और ये लचक उन्होंने कम से कम शो किया है कि वो स्टेट के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, और स्टेट ने भी ये लचक शो किया कि वो नेगोशिएट करना चाहती है फाइनली। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मतलब बेटर सेंस विल प्रिवेल, बिकॉज इन मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने में ही बेहतरी है पूरी कौम की। और जिस किस्म की एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन की जा रही है पीटीआई की और इमरान खान की, वो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म विल नॉट बोर्ड वेल फॉर आवर पॉलिटिकल क्लास और फॉर द कंट्री इन जनरल। तो इससे उम्मीद है खैर निकलेगी। हालांकि ये मेन खबर है, इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती बिकॉज सब कयास आराई ही होगी, और सब मतलब जैसे एक मफरूज़े ही होंगे कि मैं कहूँ कि असल में एक्चुअली ये मनूवर हो रहा है और एक्चुअली इसके पीछे ये मकसद है। बट आई कैन से इसके आई थिंक पॉजिटिवली रिसीव करना चाहिए इस खबर को। इवन जो टोकन जेस्चर किया है चीफ साहब ने कि उन्होंने जो कैदी हैं 19 कैदी गालबन जो हैं उन्होंने रिलीज़ कर दी हैं, हालांकि उनकी टेक्निकली कैद पूरी हो चुकी हुई है मोस्टली, हालांकि वो बेसिकली रिलीज़ होने ही वाले थे। लेकिन इस टोकन जेस्चर को भी मैं नहीं कहता कि हम कहें वाह 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 दाद दें हम, क्या बात है चीफ साहब क्या बात है। मतलब सवाल तो यही बुनियादी तौर पर बनता है कि लोग मिलिट्री कोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, सिविलियंस क्या कर रहे हैं। मैं तो इवन कहता हूँ दहशतगर्द मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट सिर्फ मिलिट्री पर्सनल के लिए होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इवन दुनिया के ममालिक के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड समझा जाता है, मिलिट्री पर्सनल को भी सिविलियन अदारों में ट्राई होना चाहिए फॉर क्राइम्स कमिटेड एज मिलिट्री ऑफिसर्स। वो तो सिर्फ एक इंटरनल डिसिप्लिन की खातर हम एक चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, बट अगर कानून के तकाज़े से देखा जाए, जिस तरफ इंसानियत जिस हद तक इर्तिका कर चुकी हुई है, जिस हद तक अपने आइडियाज़ को इवॉल्व कर चुकी हुई है, तो बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट की तो लगता है बिल्कुल कॉलोनियल कोई मतलब जैसे कोई, इनफैक्ट जो कन्वेंशनल मिलिट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही एक कॉलोनियल पास्ट लेफ्ट ओवर है। आज के दौर में आप देखें सारी जो कामयाब मिलिट्रीज हैं वो अनकन्वेंशनल मिलिट्रीज हैं, मलेशिया ग्रुप्स हैं वो। वॉरफेयर इटसेल्फ एक थोड़ी हट के बात है, बट वॉरफेयर इटसेल्फ चेंज कर चुका हुआ है, एरियल कॉम्बैट जो है वो चेंज कर चुका हुआ है। फाइटर जेट्स के ज़मानों से, बॉम्बर्स के ज़मानों से हम ड्रोन्स के ज़माने में आ रहे हैं, हम ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के ज़माने के अंदर आ रहे हैं। इन्फेंट्री की इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, कैवलरी टैंक बैटल्स जब एक दुनिया में हुआ करते थे बड़े बड़े लेवल पे, आज नहीं होते बड़े टैंक बैटल्स जहाँ सामने सामने टैंक खड़े हो मुकाबला कर रहे हो। अब अर्बन कॉम्बैट का ज़माना है, गुरिल्ला कॉम्बैट का ज़माना है। तो जहाँ टेक्नोलॉजीज चेंज करती हैं साथ ही साथ उसकी लेजिस्लेशन कानून भी चेंज करना चाहिए। अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहा, मैं मिसाल देता हूँ, पेशावर में जो पाकिस्तान रेडियो का टावर है वो जलाया गया, हम नहीं उस पर बात करते किसने जलाया किसने नुकसान किया, वो तो पाकिस्तानी स्टेट को नुकसान हुआ था ना। तो क्या उसके केस के लिए ट्रायल जो है वो जुडिशरी करेगी, और जो कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था उसके लिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट करेंगे? यानी आप कन्फ्यूजन मेरा समझ रहे हैं ना, कि एक ये कब होता है कि हमारी स्टेट जो है वो मिलिट्री बन जाती है और हमारी मिलिट्री स्टेट बन जाती है, यानी ये इंटरचेंजेबल क्यों बन जाती हैं चीज़ें। तो उसके बावजूद, इस सब के बावजूद कि मिलिट्री कोर्ट्स कम्प्लीटली इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, कि मेरे ख्याल में शरीयत के अंदर भी कोई उनकी गुंजाइश नहीं बनती, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी गुंजाइश नहीं बननी चाहिए, अगर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस यूज़फुल होते तो ये ना बनने देते। बट बहरहाल इन्होंने इस फ़ायदा लिया, सब ने एक्सपेडाइट करवाया वो टेररिज्म के ज़माने में। इसके बावजूद मेरे ख्याल में जो ये अमल है इसको स्टिल पॉजिटिवली लेना चाहिए कि स्टेट ने लचक शो किया कि वो लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं। अब वो अपनी पीआर की खातिर ये नहीं कर रहे, उनको पता है उनसे इससे उनको कोई ऐसी खास, इतने डिलूजनल नहीं है कि उनको कोई पीआर मिल जाएगी कि वाह आपने रहम की अपील मान ली 19 लोगों की। लोग भी जानते हैं कि यार वो रिलीज़ ही होने वाले थे, उनका वक्त पूरा हो रहा था, लेकिन ये साइन है एक पोटेंशियल पॉजिटिविटी का। तो हम दुआ गो हैं कि ये साइन जो है ये अब किसी टेंजिबल उसके अंदर तब्दील होगा रिज़ल्ट के अंदर, और ये नेगोशिएशंस किसी तरफ जाएंगी कि खान साहब की हाउस अरेस्ट के अंदर तब्दील किया जाए ना, उनकी जो अरेस्ट है, ताकि थोड़े से उनको एक वो स्टीम भी रिलीज़ होता है वर्कर्स के अंदर से कि यार हमारा लीडर जो है महफूज है, हेल्दी है, मेडिकल चेकअप हो रहा है, उनका खुराक ठीक मिल रही है, एक्सरसाइज मिल रही है, धूप मिल रही है। ये सब चीज़ें फंडामेंटल होती हैं एक इंसान के लिए। एंड करते हैं इसको इस बात पे कि मैं पूरी उम्मीद तो नहीं कहूँगा मैं हूँ इस अपडेट से, बट मैं कम से कम कोई एक ब्रेड क्रम मिल गया, एक दाना मिल गया कि चलो यार कुछ हो रहा है, ये आपस में बैठ के बात कर लें, ये नेगोशिएट कर लें। और पीटीआई और स्टेट दोनों जो हैं वो कुछ लचक दिखा रहे हैं फाइनली,
क्योंकि अब मेरा ख्याल में मज़ीद बार बार हम ये कहते हैं कि मज़ीद हमारी इकोनॉमी और हमारा जो सोशल फैब्रिक है इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। घरों में लड़ाइयाँ हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ हैं, रिश्तेदार नहीं बात करते, व्हाट्सएप ग्रुपों पे वर्ल्ड वॉर 3 हो रही होती है। आप लोग को पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग एक होते हैं ना, एक चाचू मामू खाला फुप्पू ताया कोई होते हैं, एक अंकल आंटी, जो फिर मतलब फिर सारे आपस में लड़ते हैं। तो मेन जो चीज़ देखने वाली होगी वो ये होगी कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद उन्होंने डिमांड की कि जुडिशल कमीशन बैठ के इन्वेस्टिगेट करे 26 नवंबर और 9 मई के इंसिडेंट को। क्या ही कोई ट्रांसपेरेंसी होगी अब एक जुडिशल कमीशन की, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सब जानते हुए कि 26वीं अमेंडमेंट की हम एक पोस्ट 26 अमेंडमेंट एरा पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो क्या पीटीआई कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ इशारा कर रही है? बिकॉज वो जानते हैं कि कोई इतनी कोई ट्रांसपेरेंट या बहुत ही कोई ऑनेस्ट किस्म की जुडिशल कमीशन बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल उम्मीद है कि इससे कुछ खैर निकलेगी और मुल्क जो है अब किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है वो रिजॉल्व करेगी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपस में कि यार ये कुछ हमने अमल रखना है अपना आपस में। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।